हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड पॉडकास्ट। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि आउटसोर्सिंग बिजनेस के बारे में। और हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है बसंत चौधरी। बसंत चौधरी, वेलकम टू यू इन द पॉडकास्ट। Yeah, hi Ravi. हाय। तो आज हम जो ये सेकंड पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके साथ, तो मैं ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो ये आउटसोर्सिंग बिजनेस है, थोड़ा जो ये कर रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में और अपने कुछ फॉर्म के बारे में बताएं, और इस जर्नी क्या रहे आपके जो इस कंपनी से। Well, first of all, thank you so much कि आपने मुझे मौका दिया to be in front of a camera and to be in front of so many people. So basically, if speaking about the outsourcing business, like as we are doing right now, we are from Client Support Service Private Limited. Basically, ये क्या होता है ना? Actually, we outsource the job from different countries. It may be US, it may be UK, Australia, or whatever countries. We can simply outsource the job to like the company which are in US. They have that particular job. If they want, they can do that job in US itself. But what happened, like the main manpower cost. इंडिया में क्या है ना कि अपने यहाँ पे मैन पावर बहुत सस्ती है। यहाँ पे आपको पर डे अराउंड 1000 दोगे तो अवेलेबल आदमी मिल जाएंगे, बट सेम चीज़ अगर आप यूएस में जाओगे तो हम्म। वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हो। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग वहाँ की कंपनीज क्या करते हैं ना, वो जो अपने काम होते हैं बेसिकली जो आईटी रिलेटेड काम हो गए, या फिर आप ये ले लो सर्विस रिलेटेड कोई भी काम हो गया ना, हम्म। वो बेसिकली इंडिया, चाइना, फिलीपींस, जो भी एशियन कंट्रीज है उनको आउटसोर्स कर देते हैं। इससे बेनिफिट दो होता है। एक तो जैसे कि अपना एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। हम्म। अपने यहाँ पे जितने भी यूथ है या फिर जो भी लोग एम्प्लॉय जो काम खोज रहे होते हैं उनको काम मिल गया। हम्म। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, जो कंपनीज होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लो अमेजोन। आप जानते हो अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, एकदम। बट आपको शायद पता होगा कि अमेजोन की जो कस्टमर सर्विस है वो इंडिया में है, ऑलमोस्ट दिल्ली में है, हम्म। गुड़गांव में है, इवन तो हमारे कैलकाटा में भी है। उसके बाद आप ले लो, अगर बैंकिंग सेक्टर में आप जाओगे तो आप एमएक्स ले लो, अमेरिकन एक्सप्रेस जो बैंक है। उसके बाद में आप चेस ले लो। उसके बाद में आप एचएसबीसी ले लो। ऑलमोस्ट जितने भी बैंक हैं उनके जितने भी सर्विस सेंटर यानी कि कस्टमर सर्विस हेल्प डेस्क है। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एचएसबीसी जो है ये यूके बेस्ड बैंक है और उनका क्लाइंट भी बेसिकली यूके का होंगे। बट एचएसबीसी क्या करते हैं बेसिकली, उनका प्रोसेस इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं। तो जो भी क्लाइंट फ़ोन करेंगे एचएसबीसी को, वो बेसिकली क्लाइंट का जो कॉल आएगा वो इंडिया में आएगा, इंडियन एजेंट होंगे तो यूके के क्लाइंट को डील करेंगे। ये होता है आउटसोर्सिंग बिजनेस। तो अपना भी कुछ ऐसा ही है। अपना कंपनी जो कि है क्लाइंट सपोर्ट सर्विस, नाम में ही लिखा है सपोर्ट सर्विस, जो कि वी प्रोवाइड सपोर्ट टू बिजनेसेस। Whatever businesses you're doing around the world, we are here to support your business. That's we are Client Support Service तो Private Limited. तो अभी मेरा एक And जो basically, we provide, हाँ, yes, तो मेरा जो अभी जो मेन क्वेश्चन है, तो अभी जो आप सर्विस जो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मतलब किस प्रोडक्ट या किस मतलब अभी तो आउटसोर्सिंग तो हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हर सर्विस में होता है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड या कुछ everything, everything. तो अभी आप जो दे रहे हैं, मतलब वो किसके, मतलब क्या बेसिस पे, मतलब किस सामान, मतलब जैसे कोई आइटम है या। Basically, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेसिकली अगर आज के डेट में बताओ, एक्चुअली अपना अभी 2 या 3 प्रोजेक्ट है जो चल रहा है आज के दिन में। पहला है लीड जनरेशन। हम्म। यूएस की बहुत सारी कंपनी है जिनको अपने कस्टमर का लीड जनरेशन करना होता है कि मेरे कस्टमर का हम्म। इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे आप जानते हो इंडिया में होता है कि आपका वो मेल आते होंगे, मैसेज आते होंगे सर्वेस के। तो एक यस। टाइप ऑफ सर्वेज है। अभी बेसिकली हम लोग सर्वेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी अपना जो यूके सर्वे चल रहा है, एक शॉर्ट सर्वे है। यूएस यूके में कस्टमर को कॉल करते हैं, अपने एजेंट जो भी कॉल करेंगे उनसे बस 4-5 सवाल पूछना है कि उनके पास वॉशिंग मशीन है, अगर है तो कौन सा है, टीवी है तो कौन सा है, अगर है तो कितना पुराना है। उसके बाद में वहाँ पे एक और कल्चर है। इंडिया में वो चीज़ नहीं है, बट यूएस में है कि आपको म- मरने के बाद की जो फैसिलिटी होती है जिसको वहाँ पे बोला जाता है, बेसिकली आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द एक्चुअल वर्ड। जस्ट सेकंड, आई एम जस्ट एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है ना, हम्म।
ओके, सो बेसिकली वहाँ बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि किसी को सेल करना हो, जो भी सेलर होते हैं इंडस्ट्री में जो नए आते हैं, उनको क्लाइंट का इंटरेस्ट जानना होता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है तो मुझे पता होना चाहिए। सपोज मैं आपको कॉल करूँ कि सर टीवी लोगे, मुझे पता होना चाहिए कि आपका टीवी है तो बट पुराना हो चुका है, तब मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा ना कि सर हाँ ये टीवी है। तो बेसिकली अभी अपना एक चल रहा है यूके में सर्वे। हुँ, अभी आप चले आओ यूएस में। यूएस में अपना अभी चल रहा है ट्रैवल ट्रैवल का कैंपेन, जो कि यूके यूएस ट्रैवल कंपनी है। उसका नाम मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो बेस्ट फेयर फ्लाइट एलएलसी। उनका बेसिकली काम है टिकटिंग सेल करना, वो लोग टिकट बेच करते हैं, अपना काम वही है। अपन कस्टमर को कॉल करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि पहले तो लीड जनरेशन करना होगा। तो हम भी पहले किसी से लीड लेंगे, फिर उस कस्टमर को कॉल करेंगे, सर टिकट चाहिए, यहाँ से यहाँ का टिकट है, ये ऑफर है। बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर कहीं का हो, वो इंडिया का हो या ओवर द वर्ल्ड कहीं का भी हो, हुँ, ऑफर सबको पसंद आता है। एकदम। आज मुझे अगर कोलकाता टू दिल्ली जाना हो और सेम चीज़ मुझे पता चले कि एक फ़्लाइट मुझे पड़ रहा है 10,000 का, और सेम डे पे दूसरी फ़्लाइट कंपनी है जो मुझे 5,000 में दे रही है, तो डेफ़िनेटली बात है मैं भी जाऊँगा 5,000 वाले के पास। एकदम। तो यूएस में वही चीज़ है, तो अपना यूएस में ट्रैवल कैंपेन चल रहा है जिसमें हम लोग बेसिकली टिकटिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है ना, रेलवेज़ है, बहुत कुछ है, बट यूएस में मैक्सिमम लोग प्रेफ़र करते हैं एयरवेज़ को ही, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो यूएस में वो चल रहा है। बाकी ऐसे आउटसोर्सिंग के अब खोजोगे तो बतेरो प्रोसेस मिल जाएंगे, प्रोसेस ऑल ऑफ अराउंड थाउजेंड ऑफ प्रोसेस है मार्केट में अवेलेबल जो लोग करते हैं। अभी अपना दो चल रहा है यूके में, जो मैं बताया आपको, सर्वे का, यूएस में टिकटिंग प्रोसेस ट्रैवल का। बाकी इससे पहले कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट की थी वॉशिंग मशीन की वारंटी सेल की प्रोसेस। ओके। तो यूएस में एक कंपनी है डोमेस्टिक एंड जनरल नाम से। हुँ, अगर अच्छा यूके में है, यूएस में नहीं, यूके में है। अगर आप यूके के किसी भी सिटीजन से पूछोगे कि डीएनजी यानी डोमेस्टिक इन जनरल, तो 99.9% लोगों को पता है डीएनजी क्या है और वो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली सेम चीज़ था अपना भी, अपने पास जो कंपनी थी जिनसे हमने प्रोसेस ले रखा था, उनका काम भी था कि आपके पास अगर वॉशिंग मशीन है तो उसकी वारंटी हम प्रोवाइड करेंगे। ओके। डजेंट मैटर कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन है, लेट इट बी लॉर्ड्स, लेट इट बी एच बूश और एनी अदर कंपनी, सैमसंग, एक्स वाई जेड, जो भी कंपनी हो, हुँ, हमारी कंपनी जिससे टाइप था वो उनको वारंटी प्रोवाइड कर देते हैं। So basically we started from a washing machine warranty process just with like almost around 6 to 7 agents in the year almost around 2021, हुँ, and it's been the journey started from 21 and it's 23 right now. We have already done around 5 projects, currently running with 2 projects right now, हुँ, UK and US. And before doing this thing, like because अगर किसी को इस इंडस्ट्री में आना हो तो उनके लिए एक ही सजेशन है, पहले तो आप इंडस्ट्री का नॉलेज लो। हुँ, बेटर होगा कहीं काम कर लो, प्रोसेस क्या है नहीं है जान लो, एकदम। क्योंकि बेसिकली मतलब एक सुनने में नॉलेज बहुत एक ईजी है ओवरऑल कि एक कोई नॉलेज होना बोले। चाहिए। एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, मतलब कैसे ऑपरेट हो रहा है ये बिज़नेस, कैसे क्लाइंट्स को नहीं, एक्चुअली ओवरऑल नॉलेज से भी पॉसिबल नहीं है। अभी देखो सुनने में बहुत ईजी लगा ना, मैंने बोल दिया कि आउटसोर्स करना है, काम यहाँ से करना है, पेमेंट तो यूएसडी में मिलेगा, बहुत मजा आएगा सुनने में यार, डॉलर मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बट मेन दिक्कत कहाँ आती है ना, आज भी हमें दिक्कत आती है, मेन दिक्कत तब आएगी ना, मानो आपने एक प्रोजेक्ट लिया, हुँ, मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा का प्रोजेक्ट मिलना नहीं है आपको, एकदम। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अच्छा, इसका टेन्यूर उसके बाद होता क्या है। करोगे आप? एक मतलब प्रोजेक्ट का टेन्यूर होता है, मतलब इतने ऑब्वियसली साल। किसी से भी आप प्रोजेक्ट लोगे ना, किसी भी कंपनी से, अगर आप कोई भी कंपनी आपको आउटसोर्स करेगी ना, एक कस्टमर सर्विस को छोड़ के और सेल्स को छोड़ के ना, हर एक चीज़ का टेन्योर होता है। अगर मान लो कि सेल्स है तो उसको तो बेचना है, हुँ, आप जब तक बेचोगे वो आपको मिलेगा, तो उसका कोई टेन्योर नहीं। हाँ, बट ऑल ऑफ सडन अगर कंपनी बंद हो जाती है तो फिर आपका काम खत्म, फिर से आप पहुंच गए एकदम स्टार्टिंग लेवल पे, जहाँ से आपको फिर से क्लाइंट खोजने होंगे। क्लाइंट खोजने के बाद आप फिर से उनसे अब एग्रीमेंट होगा, एमओयू होगा, क्योंकि अपना जो है तो एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए आपको डॉट लाइसेंस मैंडेटरी है। विदाउट डॉट ऑलमोस्ट कोई कंपनी डिपार्टमेंट आपको जल्दी प्रोसेस ऑफ देंगी नहीं। मैं बोलना हाँ, चाह रहा हूँ डीओटी डॉट जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से। टेलीकम्युनिकेशन एकदम। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थ्रू एक डीओटी ओएसपी लाइसेंस बोलते हैं,
जो बेसिकली अगर आप किसी भी अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से अगर आप काम करते हो, बेसिकली कॉलिंग रिलेटेड काम, क्योंकि अपना काम जो भी है अगर आप बोलोगे आउटसोर्सिंग का, तो या तो चैटिंग होगा या कॉलिंग होगा, तो ये ऑप्शन है। क्योंकि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो नहीं, वर्चुअली करना है, या तो आप कॉलिंग करके करोगे या चैटिंग करके करोगे, दो ऑप्शन है। तो चैटिंग के लिए और कॉलिंग के लिए, दोनों के लिए अगर किसी भी फॉरेन कंट्री से आप प्रोसेस लेते हो, तो आपके पास DOT OSP मैंडेटरी है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा। अभी तो इंडिया में हटा दिया गया है, बट जो क्लाइंट है वो मांगते हैं, विदाउट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे वोंट अलाउ यू टू गिव एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। तो एक्चुअली अभी आप अगर आज आज के दिन में भी जाओ आप, अब चलो मैं तो एटलीस्ट मैं अपनी बता दूं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस विथ मोर देन 5 प्रोजेक्ट्स। आज भी मैं अगर जाऊँ HSBC के पास कि सर, आई एम दिस इन दिस कंपनी, वी प्रोवाइड आउटसोर्सिंग थिंग्स एंड टू ऑल अदर कंपनीज, तो HSBC सीधे बोलेंगे सर वी नीड मोर एक्सपीरियंस। क्योंकि वो एक बैंक है, उनको एक प्राइवेसी चाहिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो आएंगे, प्रॉपर वेरीफाई करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आप कितना कैपेबल हो नहीं हो, वो सब एकदम। चेक करेंगे। तो बेसिकली अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो इतना ही सजेशन है कि पहले तो आप कहीं काम कर लो, काम करके आपको एटलीस्ट नॉलेज मिलेगा कि प्रोसेस है क्या, ये होता कैसे है। अब ये नहीं कि काम करने का मतलब 1 महीने किए तो अब तो हम सब सीख गए, आई कैन डू एवरीथिंग, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सुनने में जितना आसान है करने में उतना टफ होता है। ऑब्वियसली, हाँ, ऑब्वियसली। अगर आप सेल्स में घुसते हो, इफ यू आर वेरी गुड इन सेल्स यू कैन गेट द सेल्स प्रोसेस, बट इफ यू नॉट गुड इन सेल्स देन इट्स वेरी टफ। हम्म। तो एक्चुअली और बेसिकली कस्टमर सर्विस। हाँ, मतलब मैं क्वेश्चन ये था बेसिकली, जो ये फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं इनको हैंडल करना कितना टफ होता है, मतलब क्योंकि उनके जो इंग्लिश एक्सेंट रहते हैं, हम लोग जो इंडियन यहाँ से है, तो इनको हैंडल करना और इनको कन्विंस करना कितना एक डिफिकल्ट होता है। हेलो। और उस किस MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जो एग्रीमेंट साइन अप होगा ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या किस बेस पे ले रहे हो उनसे। सपोज आपने उनसे एक प्रोजेक्ट लिया जिसका टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो हम्म। आपका पेमेंट नहीं आता। सपोज आज मैं जो टिकटिंग का प्रोसेस चला रहा हूँ, अगर मैं टिकट सेल नहीं कर पाता हूँ तो क्लाइंट मुझे पेमेंट नहीं करेंगे। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा मैं क्लाइंट को रेवेन्यू नहीं दे पाता हूँ, तो डेफिनेट सी बात है क्लाइंट मुझे पे आउट नहीं करेंगे। तो वहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि यार मैंने तो महीने दिन कटे, मेरे एजेंट कटे, मेरे ऑफिस पेंस, ये वो ब्ला ब्ला, मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो वो बोलेंगे कि नहीं क्लाइंट ने पे आउट नहीं किया। तो क्लाइंट पे आउट कहाँ से करेंगे? क्लाइंट ने आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है स्टार्टिंग से ही कि आप सेल करोगे आपको कमीशन मिलेगा, अभी अभी इतना टारगेट है, अचीव करोगे तो हम्म। आपको हम सैलरी देंगे। अगर आप उतना अचीव नहीं कर पाते तब क्लाइंट को कुछ नहीं बोल पाओगे ना कि मुझे पेमेंट क्यों नहीं आई। तो ये चीज़ है, ये इशू है इंडस्ट्री में कि अभी सपोज सेल्स प्रोसेस में है, टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्लाइंट आपको पे आउट नहीं करेगा। अगर सेम चीज़ आप जाओगे कस्टमर सर्विस में, तो कस्टमर सर्विस में ना टारगेट तो नहीं है, बट हाँ वहाँ पे लॉग इन टाइम मेंटेन करना है आपको। अगर क्लाइंट ने बोला है 9 आवर, इट मीन्स 9 आवर्स। इवन तो अगर आप 8 आवर्स 59 मिनट भी करते हो, 1 मिनट लेस इज लेस, वो काउंट हो गया आपका। उनको प्रॉपर लॉग इन आवर चाहिए, जहाँ जहाँ से दो उनको लॉग इन आवर चाहिए ही चाहिए। तो तो अगर आप लॉगिन और मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर पे आउट नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे यार 1 मिनट तो होता है ऐसा। दे डोंट अंडरस्टैंड, उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उनको बस इतना से मतलब है कि जो एग्रीमेंट साइन अप हुआ है जिस बेस पे, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 9 आवर तो 9 आवर, और 6 आवर तो 6 आवर, एग्रीमेंट में लिखा है मंडे टू फ्राइडे 5 डेज अ वीक तो 5 डेज अ वीक, अगर एग्रीमेंट में लिखा है 7 डेज अ वीक तो 7 डेज। आपको एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप चलते हो तो कोई इशू नहीं आएगी, बशर्ते क्लाइंट जेन्युइन हो आपका। क्योंकि अभी तो मार्केट में फ्रॉड क्लाइंट भी बहुत सारा है, जब से काम मैं करवा लेंगे पे आउट नहीं करेंगे। इसी के रिगार्डिंग कुछ पूछने वाला था। अभी जितने भी हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में आजकल के कि इतने सारे ये फ्रॉड, ये कंपनी पकड़ा है, इसने ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब आजकल जब हम किसी को कस्टमर को फ़ोन करेंगे तो उनके पास तो उन्हें तो मतलब कन्विंस करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो कैसे विश्वास करें मतलब। और डेफिनेट इसीलिए आप जब किसी भी कंपनी से प्रोसेस लोगे ना, कोई भी कंपनी हो, XYZ जो भी कंपनी, पहले तो एज अ
आउटसोर्सिंग कंपनी, दे आर गिविंग यू द प्रोसेस, दे आर द मदर कंपनी, दे विल आउटसोर्स यू द प्रोसेस। बट आपको वेरीफाई करना है कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी ने कस्टमर को सर्विस दिया है, नहीं दिया। क्योंकि इंडिया में तो वो चीज़ नहीं, बट यूएस में एक, जस्ट अ सेकंड, बेटर बिजनेस ब्यूरो बोल के है यूएस में, ओके। BBB जिसको बोलते हैं, बेटर बिजनेस ब्यूरो। वहाँ पे यूएस का जितने भी बिजनेसेस है ना, उनका प्रॉपर डिटेल्स होता है, उनको रेटिंग मिला होता है कि ये कितना क्वालिटी है, इसमें इसमें स्कैम किया है, हुँ, नहीं किया है। तो आप बेटर बिजनेस ब्यूरो के थ्रू पता कर सकते हो कि ये बिजनेस कितना लेजिट है। अगर लेजिट है तो फिर काम करो, या फिर मत करो। क्योंकि बहुत सारे कंपनी है मार्केट में जो आपको बोलेंगे कि आप मेरे लिए लीड जनरेट कर दो, मैं आपको पे आउट कर दूंगा 1 महीना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ पहले दिन आपको मैक्सिमम कंपनी बोलेंगे पे आउट होता है 45 डेज में। बट 45 डेज में पे आउट तो ठीक है। सपोज आपने 50 बंदे बिठाए, ऑफिस लिया एक, हुँ, सब कुछ सेटअप करके आपने स्टार्ट किया, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उनको सैलरी भी देना है। एकदम। आपने उनको सैलरी दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद में आप एट एंड ऑफ द 45 डेज आपको पता चलता है कि कंपनी बोगस थी, आपको पे आउट नहीं है, पेमेंट नहीं है। उस केस में तो आप कहीं के नहीं रहे, एकदम। क्योंकि तो आप ऑफिस भी नहीं छोड़ सकते, एम्प्लॉय भी नहीं छोड़ सकते। इससे बेटर है, इसीलिए मैंने बोला कि कंपनी इंडस्ट्री घुसने से पहले बेटर है नॉलेज ले लो क्लाइंट के बारे में, कि क्लाइंट कैसा है, नहीं है। अगर किसी क्लाइंट से आप काम कर रहे हो तो उस क्लाइंट के बारे में पहले प्रॉपर R&D, वेरी इंपॉर्टेंट, R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रॉपर R&D करो कि हाँ, ये क्लाइंट से मैं जो काम करने जा रहा हूँ, ये क्लाइंट इस मार्केट में कितने दिन से है, और इसने किस किस के साथ काम कर रखा है पहले। अगर वो क्लाइंट किसी के साथ काम कर रखा है तो क्यों छोड़ा फिर, क्योंकि ऐसे तो कोई काम नहीं छोड़ेगा। अगर तो आज मैं किसी क्लाइंट के साथ, जैसे आज मैं बता रहा हूँ, खुद का बेस्ट फेयर फ्लाइट LLC के साथ अपना टाई अप है, काम कर रहा है टिकटिंग का। तो अगर बेस्ट फेयर फ्लाइट कल को किसी और को भी देगी, अपना प्रोसेस आउटसोर्स करेगी, तो डेफिनेटली बात है ना, जो भी बंदा रहेगा, अगर आप पूछेगा ना कि आप और किसी को दे रखे हो या नहीं दे रखे हो, अगर दे रखे हो तो किसे, डेफिनेटली बात है, वो लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, हमें कॉल करके कि सर आप ऐसे ऐसे करते हो, इनका पे आउट क्या है, नहीं है। जब हमने भी किया था, जब हमें ये प्रोसेस मिला था तो इनका ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रहा था, ये आपका उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमने प्रॉपर कॉल करके पूछा कि सर आप ऐसे ऐसे बात है, ये कंपनी से बात चल रहा है। तो बेसिकली सबसे पहला आदमी के दिमाग में ये आता है कि पे आउट, हम काम करेंगे तो हुँ, एंड ऑफ द जो भी पीरियड है, अपना पेमेंट टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम। तो उसी गाड़ी हमने उनसे बात की तो उन्होंने, इसका पे आउट टाइम पे है, और डेफिनेटली अपने 1 साल से इसका पे आउट टाइम पे आ भी रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसके लिए। तो आप एक अच्छा क्लाइंट, आपको मेन जो चैलेंजेस आएंगे, क्लाइंट ढूंढना, एक लेजिट क्लाइंट, क्लाइंट तो बहुत सारे मिलेगा, बट लेजिट क्लाइंट ढूंढना, कि क्लाइंट आपको लेजिट कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा मेन टफ चीज़ है। तो हम लोग जो मतलब ये कंपनी देखते हैं, जैसे ये विप्रो हो गया, टीसीएस हो गए, तो बेसिकली मतलब इन लोग भी मतलब सेम टाइप के मतलब भी मतलब ये कर रहे हैं जैसे सेम, मतलब। आप विप्रो ले लो, TCS ले लो, ये इनका काम भी सेम ही है, ये भी प्रोसेस आउटसोर्स करवा के ही काम करते हैं, हुँ, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो TCS हो, और भी बहुत सारे कंपनीज है। मेन काम ही इनका है। जैसे विप्रो के पास जाओगे तो बहुत सारे इंडियन कंपनी का भी प्रोसेस आउटसोर्स कर रखा है। TCS में जाओगे तो TCS के पास आपका, अगर मैं बता दूँ जहाँ तक मुझे पता है, TCS के पास बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोसेस है। बैंक ऑफ अमेरिका तो अमेरिकन बैंक है, बट हुँ, उसका सारा ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस का चीज़ TCS देख रहे हैं इंडिया में बैठ के। तो बेसिकली जितने भी MNC है जो कि आउटसोर्सिंग में देखते हैं, जिसने आपने बताया कि TCS है, विप्रो है, इवन दो समथिंग विजन माइंड या कुछ एक और कंपनीज है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो आउटसोर्सिंग पे ही चल रही है। तो उनका क्या होगा कि स्टार्टिंग से जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उनको बढ़िया सा एक बेस मिल गया, क्लाइंट बेस मिल गया उनको। तो क्लाइंट बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। और बेसिकली बहुत सारे कंपनी, अभी अभी तो ये हो गया कि चलो, अब हम खुद एक बड़े कंपनी है तो आउटसोर्सिंग करना, खुद का ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोल देते हैं, मैन हुँ। पावर सस्ता मिल जा रहा है। तो ये चीज़ भी हो रहा है। कभी आप जाओ दिल्ली गुड़गांव तो आप देखने को मिलेगा वहाँ पे। रिसेंट में मुझे ही पता चला कि यूके की नेटवेस्ट बैंक है, उनका खुद का ऑफिस खुल गया यहाँ पे, अच्छा मतलब वो जस्ट लोग फॉर खुद ही कस्टमर अपना कर रहे सर्विस। हैं, मतलब अपना ऑफ़िस खुद का वो अपना ऑफ़िस सेटअप हाँ, कर रहे खुद हैं ही शायद। इंडिया,
ऑपरेशन ही यहाँ से देखना है उनको, वहाँ करना नहीं है। बस वहाँ से खाली फाइनेंशियल देखेंगे, बाकी सब चीज़ यहाँ से देखेंगे। क्योंकि बेसिकली इंडिया में मैन पावर काफ़ी सस्ता है। तो बेसिकली इस हिसाब से तो मतलब वो लोग टोटली मतलब मैन पावर तो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो रहा है इंडिया में, अपना ऑफिस कर रहे हैं तो मतलब एक टाइप से वो लोग किसी आउटसोर्सिंग के लिए किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं वो लोग, कल को दिन में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अब नहीं होना चाहते, क्योंकि डेटा डेटा सेफ्टी की बात आता है वहाँ पे। स्पेशली बैंकिंग कंपनीज वहाँ पे होते हैं। मेन बात आता है डेटा सेफ्टी की। डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ किसी बैंक का, तो कस्टमर का जो क्रेडेंशियल होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एकदम। जो भी बैंकिंग सेक्टर वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी पे डिपेंडेंट हो या किसी को डेटा दे। सपोज कल के दिन में किसी का अकाउंट से, हम्म। चलो डॉलर में हो, पाउंड में हो, या कोई भी करेंसी हो, अगर कुछ इधर उधर होता है, तो जो भी कस्टमर होता है बैंक को पकड़ेंगे। एकदम। बैंक बोलेंगे हमने इस पर्टिकुलर सेंटर को दे रखा था, अब उस सेंटर को पकड़ेंगे। सेंटर से फिर खोजना है क्लाइंट को, जो एजेंट ने किसने घपला किया नहीं किया। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। हम्म। तो इस रिगार्ड्स में तो इसीलिए चक्कर में क्या करते हैं अभी ऑलमोस्ट बैंक, जैसे एमएक्स का खुद का ऑफिस है गुड़गांव में, एचएसबीसी का खुद का ही उन्होंने सेटअप कर लिया सेक्टर 62 नोएडा में शायद। नेटवेस्ट रिसेंटली आ गई। बार्कलेस का ऑफिस है आपका नोएडा में ही। ये मैंने जो मैं देख चुका हूँ। अच्छा। 2018 में स्टार्ट हुआ था बार्कलेस का ऑफिस नोएडा। तो मैंने देखा था वहाँ पे चल रहा था उस समय 2018 में। तो बहुत सारे बैंकिंग हैं, जो बैंकिंग हाउसेज हैं, जो हम्म। दूसरे बड़ा डिपेंडेंट हो गए, तो का ही अपना ऑफिस सेटअप कर ले रहे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं और यहाँ से ऑपरेट कर ले रहे हैं। कुछ हर्डल्स आ रही है इस सेक्टर में, बट स्टिल बहुत सारी कंपनी है जो बैंकिंग नहीं करना है, बट बहुत सारी कंपनी है। बट इसके लिए आपको मार्केट में एक नाम कमाना पड़ेगा। पहले आप मार्केट में एटलीस्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो एक्सपीरियंस ले लोगे, तब आप जाओगे किसी भी बड़ी कंपनी के पास, किसी भी बड़ी एमएनसी के पास, तो आपको इजीली अपना प्रोसेस दे देंगे। चलो हाँ, these particular companies, they have a very good experience, they are हम्म। working in this field since last 10 years or 20 years. That is a goodwill for you, and you get a proper response to the company. और इधर व्हाट हैपन लाइक, अगर आप 20 साल से इस प्रोसेस में हो, इस फील्ड में हो, तो कंपनी सामने से आपको अप्रोच करेंगे, सर हमारा ये प्रोसेस है, आप ले लो। आप जैसे एकदम। बता रहे थे ना, विप्रो, टीसीएस, अब नहीं जाते प्रोसेस मांगने। जो भी कंपनीज है, ये इनके पास आती है कि सर हमारा प्रोसेस आप चला दो। तो ये जो हमारे जो इंडियन कंपनी है जितनी भी टेलीकॉम का, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गए, वोडाफोन हो गए, तो ये लोग मतलब जो है ये लोग भी तो आई थिंक अपना खुद ही ये करते हैं या आउटसोर्सिंग कराते हैं, मतलब इंडिया में ही किसी को आउटसोर्स देते हैं। अ, ये लोग भी इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको जियो का, तो जियो का आउटसोर्स रखा है कॉन्सेंट्रिक्स के पास। ओके। तो ऐसे ही है, जो ये लोग भी आउटसोर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। खुद से भी करते हैं, बट आउटसोर्स भी करते हैं। अब क्या है ना कि स्टाफ रखना, उसका हम्म। पीएफ हैंडलिंग, बहुत कुछ है। तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि पर एजेंट का सैलरी फिक्स कर दिए, भाई हम आपको पर एजेंट 50,000 देंगे, बाकी आप समझो क्या करना है नहीं करना है। सीधा मतलब सीधी बात, आप इसमें मेरे भी को थोड़ा सा 25 एजेंट मतलब। चाहिए, 20 एजेंट चाहिए, हम्म। तो हम मानो आप एक कंपनी है, एक्सवाईजी कंपनी हो आप, मैं आपके पास गया कि मेरा ये कंपनी है, मुझे 20 एजेंट चाहिए कस्टमर सर्विस के लिए, मैं पर एजेंट आपको 25,000 या 30,000 दूंगा, बाकी आप क्या करना नहीं करना मुझे नहीं पता, मुझे 25 एजेंट के लिए सपोर्ट चाहिए। आप बोलोगे ठीक है। अब आप 10,000 में एजेंट रखो या 20,000 में रखो, दैट इज योर प्रॉब्लम। वो कंपनी आपको 25,000 ही देगी, उसमें आपको ऑफिस कॉस्ट भी है, सब कुछ है। हम्म। तो ये चीज़ है इंडियन टेलीकॉम कंपनीज में। अगर आप जाओ एयरटेल हो, वी आई यानी वोडाफोन आइडिया, या फिर जियो, बीएसएनएल का तो पता नहीं, बट हाँ जियो का मुझे इतना तो श्योर था कि मैंने खुद देखा था, कॉन्सेंट्रिक्स में चल रहा था जियो का प्रोसेस। तो एज पार्ट ऐसा ऐसा एम्प्लॉई, अगर कोई अगर ये मतलब जो जॉब कर रहे हैं इस सब सेक्टर में, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होते हैं ये मतलब इस सब टाइप के, मतलब उनके लिए ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर हो या फिर बेनिफिशियल बोली तो सैलरी स्ट्रक्चर तो इनिशियल फेज बोलूँ, अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में जाओ जो कि बेसिकली आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, तो हम्म। डेफिनेटली बढ़िया सैलरी स्ट्रक्चर आपको बढ़िया मिल जाएंगे। इनिशियली आप बोलोगे तो इनिशियली नहीं मिलेगा, बट हाँ प्रमोशन स्लोली होगा। विद इन अ ईयर आपका सैलरी ऑलमोस्ट, अगर आप 15,000 या 20 से स्टार्ट करते हो, तो विद इन अ ईयर आपका सैलरी 30 तक तो आ जाएगा, बिकॉज इंक्रीमेंट काफ़ी हाई होता है। इंक्रीमेंट में कोई इशू नहीं, इंक्रीमेंट काफ़ी हाई होता है, आपको इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है इसमें। तो हाँ, कोई अगर 5 साल 6 साल टिकता है इस इंडस्ट्री में,
तो डेफिनेट सी बात है कि 40-50 हज़ार कमाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका सैलरी सैलरी है प्लस इंसेंटिव है। अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो इंसेंटिव वगैरह ही मिलती है, क्योंकि बेसिकली जो आउटसोर्सर होते हैं, जो लोग हुँ, प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं, तो अगर मैं बताऊँ आपको, अमेज़न की बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़न, इंडिया में हुँ, भी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी है। तो अमेज़न जब इंडिया में, आपको ये पता होगा, दिवाली में या फिर फेस्टिव सीज़न के दौरान ये ग्रेट इंडियन शॉपिंग सेल हुँ। वगैरह स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने अभी इंडिया में च च फ्लिपकार्ट अभी करती है अभी ना, जैसे चल रहा है अभी जैसे। फ्लिप हाँ, फ्लिपकार्ट भी करेगी कुछ दिन, बिग बिलियन डेज सेल। इसमें क्या होता है ना, ये लोग हाँ, आपको बताना मैं भूल गया, ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न, ये लोग भी, अगर फ्लिपकार्ट अमेज़न छोड़ दो, मैं आपको फ्लिपकार्ट की बात करूँ, इंडियन कंपनी से, ये भी आउटसोर्स करती है अपनी प्रोसेस। अब बताइए क्या आउटसोर्स करते थे? ये भी आपको कस्टमर सर्विस आउटसोर्स करेंगे। इनका जो लॉजिस्टिक है, हुँ, जो आप ई कार्ट बोलते हो ना, ई-कार्ट, ई कार्ट भी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करता है प्रोसेस। ओके, मानिए ई कार्ट ने एक्स वाई जी कंपनी को दे दिया प्रोसेस कि भैया मेरा ये माल आएगा, ये आपको डिलीवर करना है, हुँ, मैं आपको पर पैकेट 50 रुपीज़ दूंगा। अब एक्स वाई जी कंपनी ने क्या किया, 10 बंदे को हायर किया, डिलीवरी बॉयज को, उनको बोला ये तुमको डिलीवर करना, मैं पर पैकेट 20 रुपीज़ दूंगा। इसमें ई कार्ट का हेडेक खत्म हो गया, उसको एम्प्लॉय मैनेज नहीं करना है, क्योंकि उनको उस टाइम में ढेर सारे डिलीवरी बॉयज चाहिए होंगे। अच्छा, तो ई कार्ट भी करते हैं आउटसोर्स। बेसिकली आउटसोर्सिंग हर एक फील्ड में है, आप जिस भी फील्ड में जाओ, इंडिया में ले एकदम। लो आप। बट वही है ना कि अगर फॉरेन क्लाइंट से आप लेते हो तो थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको ज़्यादा मिलता है कुछ, हुँ, इंडियन क्लाइंट से थोड़ा फाइनेंशियली कुछ कम मिलता है पे आउट। बस पे आउट का ही फ़र्क है, बाकी का कोई फ़र्क है नहीं। तो बेसिकली मतलब तो स्टार्टिंग एज में मतलब आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे जब स्टार्टिंग किए थे मतलब स्टार्टिंग के? स्टार्टिंग में बताऊँ, अपना खुद का करियर स्टार्टिंग बताऊँ तो मैंने कोई कंपनी स्टार्ट नहीं की। मैं भी एज एन एम्प्लॉई मैंने काम की, बहुत सारी कंपनी से मैंने काम की, मैंने नॉलेज लिया पहले उनसे कि प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है, कैसे चलता है। सब नॉलेज लेने के बाद ऑलमोस्ट 2013 से 2021 तक, हुँ, ये ईयर्स था मेरा जब मैं किसी के अंडर काम करता था, किसी कंपनीज के अंडर, क्योंकि मुझे बेसिक टू टॉप लेवल सब चीज़ जानना था कि एक्चुअली ये है क्या। हुँ, अगर कल को मुझे कंपनी खड़ा करना है खुद का, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे, क्योंकि सबसे टफ थिंग इस इंडस्ट्री में बोलूँ तो क्लाइंट खोजना है। हुँ, एज अ बिगिनर अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो, आपके ऊपर क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेंगे? एकदम, क्लाइंट का सीधा क्वेश्चन रहता है, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू टू गिव आवर प्रोसेस, वी आर ऑलरेडी गिविंग आवर प्रोसेस टू दिस कंपनी, दिस एंड दैट कंपनी, दे आर वर्किंग विद अस सिंस सो मेनी इयर्स, हाउ व्हाई शुड वी गिव यू? क्वेश्चन होता है व्हाई शुड वी गिव यू? एकदम, तो हम तो ये बोलेंगे कि सर वी कैन गिव यू, हम वी कैन डू इन लेस प्राइस। उनको पैसे से मतलब नहीं है। अगर आप बोलोगे कि आप अगले को देते हो $4 पर आवर, हम $2 पर आवर में करने के लिए रेडी हैं, तो हुँ, भी नहीं मानेंगे वो, लेकिन नहीं, ठीक है तुम $2 में करोगे तो तुम्हारा काम भी $2 जैसे ही होगा, हुँ, दे वोंट गिव यू। तो आप क्या उनको बोलोगे कि वो आपको प्रोसेस दे? क्योंकि इनिशियल ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा जब आप किसी कंपनी में काम करोगे। क्योंकि इनिशियली आप एज अ कॉलर स्टार्ट करो, किसी भी कंपनी में जाओगे तो इनिशियल फेज में आपको एज अ कॉलर या फिर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी आपको स्टार्ट करना होगा। तो एकदम बेसिक लो लेवल से बात करूँ तो, या फिर अगर चैट सपोर्ट में जाओ, या आप कॉल सपोर्ट में जाओ, या फिर आईटी सपोर्ट में जाओ, इनिशियली आपको कस्टमर सपोर्ट ही देना है। हुँ, स्लोली आपका इंक्रीमेंट होगा, जैसे जैसे आप क्लाइंट रिलेशन बिल्डअप करना सीखोगे, कंपनी आप पे ट्रस्ट करेगी, क्लाइंट से आपको बात करनी, तो आपको पता चलेगा क्लाइंट से बात कैसे करना है, प्रोसेस कैसे लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे पहले जिस कंपनी में था, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा अभी आपको ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजन, वहाँ पे मैं था क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर। क्लाइंट से क्या बात करना है, नहीं करना है, प्रोसेस कैसे लाना है, वहाँ मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। एकदम, वही चीज़ आज मुझे काम आ रहा है, ताकि मैं क्लाइंट को बोल सकता हूँ कि सर मैं ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। क्योंकि क्लाइंट को आप बोलोगे ना मैं नया हूँ, क्लाइंट आपको कभी प्रोसेस नहीं देंगे, कभी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। आप उनको बोलो सर मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, मैं इसी कंपनी में था,
मैंने रिसेंटली खुद का स्टार्ट किया है, देन दे माइट ट्रस्ट यू, चलो ठीक है, देन फर्स्ट दे विल वेरीफाई यू कि हाँ सच में बंदे ने काम सच किया में। है। तो इफ़ यू से कि मैंने एक्स वाई जी कंपनी के लिए हुँ, दिस ईयर में काम किया था दिस कंपनी के थ्रू, ओके। बिकॉज अगर आप क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर हो, हुँ, क्लाइंट से आपका बात हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है क्लाइंट आपको याद रखेंगे, तो वो उस क्लाइंट से वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा है, कभी इनसे काम किया था आपने। वहाँ से अगर उनको पॉजिटिव फीडबैक मिला तो आपको प्रोसेस मिलेगा, अदर्स प्रोसेस नहीं मिलना आपको। तो सबसे टफ इस इंडस्ट्री में एज अ बिगिनर अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए यही है कि क्लाइंट कहाँ से ढूंढे। अगर चलिए आपने ढूंढ लिया तो क्लाइंट आपको प्रोसेस क्यों देगा। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है। चीज़ है काफ़ी टफ चीज़। हाँ डेफिनेट सी बात है ना, आज मैं आपको बताता हूँ, आपकी कंपनी है, मान लो आपकी एक गारमेंट कंपनी है या फिर एक ग्रोसरी कंपनी है, कुछ भी कंपनी है। मैं आपके पास गया कि सर मैं आपकी कंपनी का सेल्स मैन देखूंगा, आप दोगे मुझे? पहले मुझे देखना होगा ना, आप बताओ चेक दोगे मुझे? पहले मुझे चेक करना होगा कि आपका क्या डेफिनेट कैपेबिलिटी है, क्या है, नहीं है। तो सब कुछ जान के ही मतलब ये करना डेफिनेट होगा। सी बात है। डेफिनेटली बात वही है कि बिना जाने समझे कोई कुछ नहीं देगा। चलो आपने चेक कर लिया मेरा बैकग्राउंड, आपको पता चला कि मैं एकदम फ्रेशर हूँ इस इंडस्ट्री में, फिर तब तो चांसेस कम है। देने नहीं ना के बराबर ही है। तो वही बात है। बट वहाँ पे अगर मैं बोलूँ सर, मैं पहले एक सेल्स का ही काम करता था, बट मैं किसी और कंपनी के अंडर करता था, बट सारा सेल्स मैं देखता था। आप चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं, आप ये कंपनी के लिए मैं कर रहा था सेल्स, मैं देखता था उस कंपनी का सेल्स इतना, मैं आपको प्रॉपर अगर फिगर दूँ उसके बाद आप वेरीफाई करोगे ना कि बंदा सच बोल रहा है या नहीं। हुँ, हुँ। अगर मेरी पॉइंट सही है, अगर जो फिगर मैंने आपको दिया है वो फिगर सही निकल रहा है, वो कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो कंपनी का सब सही है, तब आपका माइंडसेट क्या रहेगा। तब हाँ, कुछ एक ट्रस्ट वैल्यू जनरेट होगा। वही चीज़ सेम चीज़ है यहाँ भी। इस आउटसोर्सिंग के बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ है ट्रस्ट फैक्टर, बट ट्रस्ट फैक्टर करने के लिए आपको उनको प्रूफ देना होगा, विदाउट प्रूफ दे वोंट ट्रस्ट यू। तो बेसिकली वही एक्चुअली मतलब पहले अपना ओवरऑल नॉलेज अच्छी तरह से गेन करके तभी इस इंडस्ट्री में जाने में। अभी अगर किसी को आउटसोर्सिंग में आना है तो बेसिकली यही बोलूँगा, पहले आप किसी कंपनी में काम कीजिए, नॉलेज लीजिए हुँ, कि प्रोसेस क्या है। नहीं अब मानो कल को आपको प्रोसेस लेना है, तो प्रोसेस लेना कैसे ये तो पता चले आपको पहले। हुँ, चलो आप क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर ने कुछ भी आप अपने क्लाइंट से एक बार बात करना तो सीखो। आप बोलोगे क्लाइंट को कि क्लाइंट सर मुझे प्रोसेस दे दो आप अपना, या ऑर्डर अच्छा आपका दे दो, बट वो नहीं देंगे। तो पहले आप नॉलेज लो, उसके ओके। बाद ही जाओ कहीं पे, ताकि वहाँ पे आप खुद को आप रिप्रेजेंट कर पाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। बट वर्बल से तो कुछ होगा नहीं, हुँ, वो तो चाहिए एविडेंस। एविडेंस आएंगे आप जब काम करोगे उसके बाद ही, विदाउट एविडेंस पॉसिबल ही नहीं है। एकदम। तो ये जैसे मैंने बताया मैंने एक बार हम जैसे कि हम हमारे जो इंग्लिश एक्सेंट रहते हैं और फॉरेन के, तो ये मतलब उनके जैसे बात करने में क्या ये रहता है? मतलब उनसे हमें जैसे जब बात करते हैं तो उसमें तो क्या एक तो ये रहता है कि वो हम क्या उनके जैसे एक्सेंट में बात करते हैं या फिर अपने नॉर्मल जो मतलब इंडियन देखिए एक्सेंट? बेसिकली क्या है ना, अगर आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो ना, तो इंग्लिश इंडियन इंग्लिश क्या है ना सबसे क्लियर है। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर वर्ल्ड की इंग्लिश की, तो इंडियन इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा क्लियर है, आपको कोई भी समझ सकता है उसको। हुँ, बट हाँ अगर आप यूएस के क्लाइंट से, यूके क्लाइंट या फिर ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट से बात करते हो, अगर आप उनके एक्सेंट में कर पाते हो, दैट इज वेल एंड गुड, नहीं दे कैन ट्रस्ट यू। वो वहाँ तक तो ठीक है मतलब जब हम डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको अगर पता है कि उनको नहीं, कस्टमर को पता है कि मेरा कॉल इंडिया में जा रहा है, तो उनको पता है कि कोई इंडियन ही होगा डेफिनेटली। तो अब अगर इंडियन एक्सेंट में बात करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ इंग्लिश तो होनी चाहिए, ये ना कि आप हिंदी बोलने इंग्लि लगो। ना, ना बात तो इंग्लिश में ही होगा लेकिन एक नॉर्मली एक एक्सेंट्स के ये रहते बट हैं कि बट एक चीज़ होता है ना कि आप स्लोली जैसे जैसे आप बात करोगे ना, आपका एक्सेंट ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। उसके जैसे आज के दिन में अगर मैं बताऊँ अपनी खुद की बात, मेरा इंग्लिश भी कोई खास बढ़िया नहीं था। मैं जब इंग्लिश बोलता था तो लोग बोलते थे एम टी आई आता है। बेसिकली क्या होता है, हम इंडियंस में एम टी आई जो कि मदर टंग इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो आते ही आते हैं।
एकदम। बट स्लोली आप काम करोगे, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ये चीज़ हट जाएगा आपका। टुडे nobody can see that I'm working this field, I have a MTI or I can speak with any kind of client from UK, US, Australia. सो ये एक्सेंट जो होते हैं अभी जो मैंने आपसे बात किया, ये जो एक्सेंट है ये आपको स्लोली बात करते करते ही आएंगे। आप बोलोगे कि नहीं इनिशियल फेज में है तो नहीं आएंगे, ये एक्सपीरियंस ही आता है। 2 महीना 3 महीना करोगे, आप उनसे सुनोगे उनसे बात करोगे, स्लोली एक्सेंट अपने आप चेंज हो जाएंगे आपके। आप अडेप्ट कर लोगे उस कल्चर को। अच्छा, तो नॉर्मली एक और जैसे मेरा ये जानना था कि जैसे ये जो आउटसोर्सिंग में जे ये लोग जो मतलब जो कंपनी होते हैं, तो ये लोग के मतलब एम्प्लॉयी के लिए वर्किंग टाइमिंग क्या होता है? ज़्यादातर नॉर्मली क्या नाइट शिफ्ट होते हैं या डे डे शिफ्ट में भी मतलब वो लोग का? अभी डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी से प्रोसेस लिया और किस टाइमिंग के लिए लिया है। ओके। 24 आवर सर्विस चलती है, अगर आपने कस्टमर सर्विस ले रखा है तो 24 आवर चलेंगे। हुँ, अभी आपने किस टाइमिंग के लिए ले रखा है वो डिपेंड करते हैं वहाँ पे। ओके। सपोज अगर यूएस में अभी के टाइम में यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। हुँ, हुँ, अगर वहाँ का आपने दिन का काम ले रखा है तो यहाँ तो आपको रात में करना ही पड़ेगा। सपोज आपने वहाँ का नाइट का काम ले रखा है तो यहाँ तो आपको सुबह हो गया। हुँ। तो ये मैटर करता है आपके प्रोसेस के ऊपर, आपने किस मतलब ये एक्चुअली प्रोसेस को लिया हुआ है। मतलब ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सर्विस देना चाहते हैं एम्प्लॉयी मतलब अपने कस्टमर्स को 24 आवर डेफिनेटली। जैसे अमेज़न हो गया। जैसे अमेज़न वो हाँ 24 आवर का सर्विस रहती है, तो हम अभी भी अगर कॉल करेंगे कस्टमर सपोर्ट को तो हमें ऑब्वियसली वो लगेगा ही लगेगा, उनसे डेफिनेटली बात हो लगेगा। जाता है ऑब्वियसली मतलब ये डिपेंड करता है तो टोटली ये कि कोई मतलब कंपनी के ऊपर वो किस टाइप का टोटली डिपेंडेंट है कंपनी के ऊपर। आप किस जैसे क्या होता है रोटेशनल शिफ्ट वाइज होते हैं। हुँ, 8 आवर का शिफ्ट होता है, आप कौन सा 8 आवर शिफ्ट आप ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करते हैं ना। शिफ्ट जो आप लोगे उस और में काम करना पड़ेगा, आप डे लो मॉर्निंग लो नाइट लो, ये डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी के ऊपर। तो काफ़ी ये है मतलब तो अभी तो मैं अभी तक जो जाना है काफ़ी कुछ मतलब चैलेंजिंग है मतलब इस कंपनी में जाना मतलब इस टाइप के मतलब आउटसोर्सिंग कंपनी के काफ़ी ये रहते हैं अपनी-अपनी अलग एक अलग फंडामेंटल चैलेंजेस अगर बताऊं तो चैलेंजेस तो कुछ है नहीं, बट हाँ नॉलेज लेकर जाओगे तो काफ़ी इजी है, बट विदाउट हुँ। नॉलेज जाओगे तो फिर वो तो आपको ऑब्वियसली चैलेंज बहुत अगर मैं ज़्यादा आएंगे। जानूँगा मैं अगर बेसिक नहीं जानूँगा, अगर मैथ्स का अगर मुझे बेसिक फ़ॉर्मूला ही नहीं पता है, तो मैं सॉल्व थोड़ी कर पाऊँगा ऑब्वियसली। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही बिल्कुल सही। फंडामेंटल है सब जगह। तो वही एक बहुत बड़ी ये है जैसे कोई भी बिज़नेस अगर करने जाए तो ऑब्वियसली उसका पहले एक भले एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट उठाना है आपको या क्या थोड़ा करना है। एटलीस्ट ये हाँ, पता होना चाहिए ना कि काम क्या है, हाँ, कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, और ये काम मिलेगा कैसे। ये 4 चीज़ आपको पता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। एकदम। फर्स्ट है आपका ये काम है क्या, सेकंड है ये होता कैसे है, थर्ड है अगर होता है तो किसके थ्रू से होता है, एजेंट के थ्रू होता है, चैट के हुँ, थ्रू, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल ब्लास्टिंग के थ्रू, होता कैसे। और लास्ट फोर्थ जब जाओगे तो सीधा सीधी बात है कि ये काम मुझे मिलेगा कैसे। ये 4 चीज़ अगर आपको पता है, अगर आप इसको बढ़िया से सीख लेते हो, जान लेते हो, तो आप इज़िली इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है अभी। मतलब और अगर आप इस इंडस्ट्री की बात करो तो मैक्सिमम यूथ आपको इस इंडस्ट्री में मिलेंगे। अभी तो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम आपको यूथ ही मिलेंगे। कॉलेज स्टूडेंट जितने भी रहते हैं, जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, वो मैक्सिमम उसमें ढुके रहते हैं, नाइट शिफ्ट के लिए। हाँ, बेसिकली यूथ आपको आउटसोर्सिंग में इसलिए मिलेंगे, ये एक्चुअली क्या है, इंडिया अपना जो है बेसिकली अभी आउटसोर्सिंग के थ्रू काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इंडिया में। एकदम। आईटी रिलेटेड जॉब ले लो आप, ये सब जो भी आउटसोर्सिंग काम आती है आईटी में ही आते हैं। और इसके लिए कि तो आई अपन क्या थिंक करते हैं, आईटी को जैसे ही आउटसोर्स करते हैं। इसके लिए आई थिंक कोई क्वालिफ़िकेशन का भी मतलब कोई अगर ऐसा एम्प्लॉयी जॉइन करना चाहते थे, तो क्वालिफ़िकेशन बोल के ऐसा कुछ मतलब मैंडेटरी तो है ना कि उसका जैसे क्वालिफिकेशन डेफिनेटली क्वालिफिकेशन है, 12 पास मैंडेटरी है। हाँ, अगर उससे बिलो आप रखते हो तो ये कंपनी के रूल्स के बिलो होगा। बट हाँ, जिस कंपनी से आप प्रोसेस ले रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो, मान लो कल को मैं अगर किसी बैंक का प्रोसेस आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो बैंक मुझे क्लियर एक गाइडलाइंस देती है कि आप जो भी एम्प्लॉय हायर करोगे वो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इस अच्छा, स्ट्रीम का होना चाहिए। अगर आप अच्छा, मैं बात करूँ आपसे अभी तो नहीं मिल रहा है प्रोसेस, पहले आपके पास एचएसबीसी का प्रोसेस जब इंडिया में आउटसोर्स हो रहा था तब उनका क्लियर गाइडलाइंस था कि आपको कॉमर्स के स्टूडेंट ही हायर करने हैं। एमबीए जिनका कंप्लीट रखा उनको ही आप हायर कर सकते हो, बाकी का हायर नहीं कर सकते हो। अच्छा ये भी गाइडलाइंस होता है मतलब उन लोगों की तरफ से।
स्पेशली बैंकिंग टर्म्स एंड बैंकिंग कंडीशन एनबीएफसी के। बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में आप जाओगे तो वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि इस फील्ड के ही एम्प्लॉय चाहिए मुझे, तो आपको उस फील्ड के ही एम्प्लॉय हायर करने होंगे, दूसरी ऑप्शन नहीं है आपके पास में। बट हाँ, उसमें आपको पे आउट भी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आप इजीली हायर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके लिए। ऑब्वियसली अगर कंपनी अगर अच्छी तरह से पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली तो हायरिंग करना तो मतलब क्या क्राइटेरिया है, उस हिसाब से हायरिंग हो ही जाते तो हैं। तो आप जब भी क्लाइंट से मीटअप होगा, जो आपका क्लाइंट एग्रीमेंट होगा, एसएलए जो होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग एसएलए में आपका मेंशन रहेगा। आपका एग्रीमेंट साइन पहले एसएलए हो जाता है, एसएलए आप वेरीफाई करते हो, दोनों पार्टी एग्री करता है उस एसएलए पे, तब जाके आगे बात मिलती है या फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। बट हाँ, 12 पास के बिलो आप हायर नहीं कर सकते ना, हैं, वो भी एक्चुअली ट्रू 12 ही पास है। तो चाहिए। बट अभी तो 12 पास में भी एटलीस्ट 10 पास हो तो चल जाता है, बट आपको एकदम लो लेवल से स्टार्ट करना होगा, 10 पास भी हो तो। तो उसको उसी हिसाब से मतलब जिसका जो मतलब क्या बोले टैलेंट के हिसाब से उसको बेसिकली वही, जिसका जितना है उस हिसाब से उसी उसको आप हिसाब से। हायर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट आपको अलाउ कर रहा है तो आप 10 पास हायर करो, क्लाइंट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो। तो कुछ आई कुछ थिंक क्लाइंट ये भी होते हैं कि आपको बोलेंगे कि मुझे इतना एजेंट चाहिए, मुझे 20 एजेंट चाहिए, ऑफिस एरिया चाहिए, ऑफिस में कैफेटेरिया होना चाहिए, ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए, ट्रेनिंग रूम होना चाहिए, इतना होना चाहिए। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होगा आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रोसेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे आपको प्रोसेस। अगर एक सिंपल टर्म में जाना चाहे तो ये इंडस्ट्री कितने बड़े मतलब है और अभी कितने फ्यूचर में और हो रहे हैं मतलब होने का चांसेस है। ये इंडस्ट्री अभी जस्ट बूमिंग सेक्टर में है, इन फ्यूचर अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ी होने वाली है इंडस्ट्री, क्योंकि हर कोई अपना प्रोसेस आउटसोर्स कर रहा है। ओके। सेम चीज़ अगर आप देखो ना, तो जो फ्रीलांसिंग के काम हो रहे हैं वो भी इसी इंडस्ट्री में आते हैं। मेरा काम, मैंने फ्रीलांसिंग करवाया किसी और से, हो हम्म। गया ना आउटसोर्स। तो ये हम्म। इंडस्ट्री अभी स्टार्टिंग फेज में है, बट अभी जितना अभी इसका है, इसका ग्रोथ होना बहुत बाकी है। विद इन, अगर मैं बोलूँ 10 साल के बाद आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री नहीं नहीं के 10 साल में एटलीस्ट 5 टाइम्स ग्रो करेगी। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है, $1 बिलियन नहीं बोलूंगा, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। तो अच्छा जैसे मैंने रिसेंटली मैंने कुछ आर्टिकल न्यूज़ देखे थे जिसमें मतलब अमेज़न क्या करते हैं अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए जो हायरिंग करते हैं मतलब जो मतलब आउटसोर्सिंग वो लोग नॉर्मली आई थिंक उनका अपना खुद का एक टीम है जो मतलब जो सपोर्ट टीम मतलब जो ये सब करते हैं अमेज़न के। इंडिया में मैं बोल रहा हूँ और कंट्री का तो मुझे पता नहीं लेकिन इंडिया में मैंने जो देखा अब तक वो लोग जो है एक्चुअली खुद के अपने मतलब स्टाफ हायर करते हैं इसके रिगार्डिंग और उनको वर्क फ्रॉम होम ही रहते हैं उन लोग के लिए स्पेशली और उनके लिए आई थिंक एक लैपटॉप एक कुछ मतलब ये कुछ स्टार्टिंग में जो किट्स होते हैं वो और वाईफाई का आई थिंक एक प्लान भी देते हैं मंथली कि एक मंथली चार्जेस देके ये उनको करेक्ट करेक्ट, ये सब हुआ आपका, ये जो कोरोना यानी कोविड के बाद से ये सब चीज़, जब कोविड आया, कोई अपना काम तो नहीं बंद कर सकता, तो आफ्टर कोविड ये सब स्टार्ट हुआ था। वो कि काम तो करना है, तो कोविड के टाइम में कंपनी ने सबको वर्क फ्रॉम होम दिया। वर्क फ्रॉम होम जब कंपनी ने दिया ना, तो उनको उसमें बेनिफिट दिखा। बेनिफिट क्या था? ऑफिस एक्सपेंस बच जा रहा है। हम्म। ऑफिस एक्सपेंस काफ़ी बड़ी एक्सपेंस होती है, एम्प्लॉय घर से काम कर ले रहे हैं उनका, और जो घर से काम कर रहे थे काम और बढ़िया हो रहा था उनका, हम्म। जो होना चाहिए 10 गुना वो हो रहा है 20 गुना। तो डेफिनेटली कंपनी चाहेगी ना कि चलो भाई घर से कर लो तुम, ऑफिस एक्सपेंस पूरा बच गया। ऑफिस एक्सपेंस में आप मानो पियोन है, चाय कॉफी से लेकर वो सब का बहुत कॉस्ट सारी बैठ चीज़, गया ऑफिस एक्सपेंस बैठ गया ऑफिस का जो तो मंथली कॉस्ट जो कटिंग हो गया ना वहाँ पे। तो पूरा एक बच लैपटॉप देखिए, अगर कॉस्ट कटिंग हो रहा है तो बढ़िया है ना। आखिर लैपटॉप उसको ऑफिस में भी देना है, यहाँ भी देना है, तो घर में दे दिया तो उनका तो काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो गया। मानो अगर एक अमेज़न 500 एम्प्लॉई लेके काम करती है, तो 500 एम्प्लॉई को एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा। अगर आप बिल्डिंग की क्या रेंट का बात कर लो, रेंट है, दिल्ली नोएडा में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वहाँ पे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मंथली है, है आपका ऑफिस बिल्डिंग रनिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। मंथली ऑफिस एक्सपेंसेस आप है। रन करोगे उसके एक्सपेंसेस है, ऊपर से उस बिल्डिंग का अगर खुद का बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, मेंटेनेंस करना है उस बिल्डिंग को भी। तो काफ़ी सारे कॉस्ट है जो कि वर्क फ्रॉम होम से उनका कॉस्ट कटिंग हो जा रहा था, तो उन्होंने चलो भाई बेटर है वर्क फ्रॉम होम दे दो। मेरे साथ ही एक एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ मैंने आई थिंक अमेज़न शायद सपोर्ट टीम से बात कर रहा था
तो उनको मैं देख रहा था, पीछे से बैकग्राउंड से फैमिली का आवाज़ आ रहा था, बच्चे के रोने की और जिसके भी। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, वही बात है ना कि कम अभी क्या होगा कि हर किसी को कॉस्ट कटिंग करना है, पैसे सभी को बचाना हो, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे आप हो या मैं हूँ। तो एमएनसी ने देखा कि भाई सबको घर बैठा दो, काम तो हो ही रहा है, और उससे जहाँ जितना ऑफिस में हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है। और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट इसमें क्या है कि उसका ट्रैवलिंग अलाउंस बच गया, कल को हैरेसमेंट से परेशान नहीं है। मानो किसी के घर है ए लोकेशन पे, उसको काम पे जाना है बी लोकेशन पे, हुँ, तो ए से बी पे जाने के लिए वो ट्रैवल कर रहा है, उसमें उसका एक्सपेंसेस भी है। अगर अपनी कार या बाइक से जा रहा है तो तेल भरेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो उसमें हैरेसमेंट अलग से है। तो ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई एम्प्लॉइज़ के लिए कि उन्हें घर बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, अपना टाइम पे लॉगिन करना है, तो लॉगिन आवर उनका प्रॉपर मेंटेन हो जा रहा है इससे। लॉगिन आवर भी है, प्लस दूसरा चीज़, एक चीज़ मैंने जो मतलब ये किया हूँ कि मतलब उन लोग का आई थिंक एक टाइमिंग मतलब ये हो गया है, मतलब जैसे एक ये रहता है, कोई अगर 8 घंटे जॉब कर रहा है तो उसको 10 घंटे बस, मतलब 12 घंटे भी लग जा रहा है, क्योंकि अभी घर वर्क फ्रॉम होम ही घर से ही है, तो कोई एक ये नहीं है टाइमिंग का, हाँ ठीक है, तो तो एम्प्लॉय भी खुशी खुशी कर लेते, चलो घर में ही तो है, कर लेते हैं। ये चीज़ कंपनी के लिए बेनिफिट हो गई, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गई। अब 2 घंटा उसको ट्रैवल लगते थे ना, वो ट्रैवल वाले 2 घंटे तो बच गए उसके। ऑब्वियसली बड़ी सिटी में तो जैसे ये हैदराबाद, बैंगलोर में तो ऑब्वियसली लोग अपने ट्रैफिक का ऑफिस पता ही होगा आपको, क्या हाल था ट्रैफिक का। ऑफिस ऑफिस के लिए अराउंड 1 डेढ़ घंटा पहले निकलते हैं घर से, अपने वही रूम से। बात है, तो वो सब चीज़ तो बच गया ना उनके। ट्रैफिक में फंसे रहे वो 2 घंटे 1.5 घंटे, भाई बारिश आ जाएगी, बारिश में पानी है क्या है, थंडर स्टॉर्म कहीं कुछ हो रही है, हुँ, वो सब चीज़ से घर बैठे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कंपनी को एक लैपटॉप देने में अगर मंथली में 750-800 किसी को इंटरनेट बिल दे दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं। वो इंटरनेट उसको ऑफिस में पे करना होता था, या एकदम। ऑफिस में उसको चाय कॉफी सब देना होता था एम्प्लॉय को, कुछ तो नहीं दे रहा है, यहाँ सब बच जा रहा है ना उनका। प्लस खाली इंटरनेट नहीं, उसके लिए एक अलग से आईटी टीम रखना पड़ता है, जो मतलब मतलब मेंटेन करने के लिए, लैन कनेक्शन मेंटेन करे, सिस्टम देखे। घर में मेंटेनेंस के अगर लिए। घर में वाईफाई दे दे तो उसके लिए वो कॉस्ट में मेंटेन नहीं हो रहा है वहाँ पे। वो सर्विस जिस बहुत जो कंपनी, कॉस्ट कटिंग की वजह से कंपनी अभी प्रीफर कर रही है वर्क फ्रॉम होम ही। तो फ्यूचर में आपका मतलब क्या प्लान है? मतलब वैसे ही मतलब अभी अपने तो अपने अपना ऑफिस कर किए हुए हैं जो भी सेटअप करके, तो फ्यूचर का मतलब कि एज पर वर्क फ्रॉम होम, या मतलब या फिर ऑफिस से नहीं, लेके अभी अपना इतना बड़ा कंपनी हम नहीं हो पाए हैं, एक लैपटॉप अभी देके। अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस ही है। नहीं, वो चीज़ देखिए पॉसिबल नहीं, अमेज़न के लिए पॉसिबल है, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं, कि जो सेल्स सेक्टर होंगे ना, वो वर्क फ्रॉम होम कभी नहीं देंगे आपको। ओके। कस्टमर सर्विस आपको मिल जाएँगे वर्क फ्रॉम होम, चैट सपोर्ट मिल जाएगी आपको वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हुँ, जहाँ खाली सर्विस देना है आपको वो ठीक है, बट जहाँ सेल्स करना होगा ना आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे, सेल्स होगा नहीं। तो उसको क्योंकि आप दूसरों को देखोगे ना, कि आप देखोगे आपके टीम के दूसरे बंदे की सेल हो रही है, आपकी नहीं हो, तो आप में एक एनर्जी आएगी, मेरा क्यों नहीं हो रहा? आप देखोगे कि अगला बंदा इंसेंटिव उठा रहा है, तो एक मोटिवेशन आएगा ना कि नहीं मुझे भी उठाना है इंसेंटिव। हुँ, बट घर में वो चीज़ नहीं होगा, इसलिए सेल्स प्रोसेस कभी भी आपको आउटसोर्स नहीं करेंगे। आउटसोर्स करेंगे तो वर्क फ्रॉम होम नहीं देंगे कभी भी। ओके। डेफिनेटली हम भी देखते हैं, अगर अपने पास कोई अभी तो ट्राई कर रहे हैं, अगर कोई कस्टमर सर्विस प्रोसेस हो, बैंकिंग प्रोसेस हो, ऐसा कुछ मिलता है, अगर इन फ्यूचर ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्राई तो कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ मिलता है तो डेफिनेटली हम भी वर्क फ्रॉम होम ही देंगे, ताकि काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो पाए अपना भी। ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली वही तो देखना है, क्योंकि आई थिंक इन सब का पे आउट भी बहुत कम, काफ़ी कम मात्रा में, तो ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयी खुश है, अगर ज़्यादा उन्हें अगर पे आउट मिल रहा है अगर घर से काम करके, तो ऑब्वियसली वो हैप्पी काम करेंगे, सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। देखिए एट द एंड मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपका एम्प्लॉय खुश है ना, तो कंपनी को खुश रखेगा, अपना वो 100% देगा। अगर आपका एम्प्लॉय ही खुश ना, आज मैं एज अ कंपनी का ऑनर, एज ए डायरेक्टर हूँ, अगर मेरा एम्प्लॉय ही खुश ना हो, जो एम्प्लॉय मेरे अंडर काम करते हैं उनको टाइम पे सैलरी ना मिले, उनको एक्सपेक्टेड सैलरी ना मिले, हुँ, तो वो सही से काम नहीं करेंगे। जब वो सही से काम नहीं करेंगे ना, तो मेरा काम रुक जाएगा, काम रुकेगा तो रेवेन्यू रुकेगा, एकदम। रेवेन्यू रुकेगा तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। दैट एंड अगर वो एम्प्लॉय दुखी है ना, वो इम्पैक्ट करेगा आपकी कंपनी को, आपकी सेल्स को इम्पैक्ट करेगा, आपकी रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा ही। इसलिए एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ डायरेक्टर, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो भी कंपनी जो आप स्टार्ट करते हैं इन फ्यूचर में, एम्प्लॉय को जितना आप बोल रहे हो उतना उनको दो, हो सके उससे 100-200 बढ़ा कर दे दो, इंसेंटिव बोलो, कुछ बोनस दो, हर महीने कुछ गिफ्ट वगैरह दे दो उनको, वो खुश रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ होती है, आप एज अ कंपनी कोई मायने नहीं रखेंगी। अगर बात करें
मानो दिवाली आ रही है, हुँ, पूजा जा रहे हैं, उसमें उनको आप एक गिफ्ट बॉक्स सेंड कर दो ना, एम्प्लॉयी को, चलो कंपनी से ये मुझे गिफ्ट हुँ। आया है। ये एक्चुअली बहुत बड़े मतलब ये रहते हैं, अगर किसी भी कंपनी में अगर एम्प्लॉयी को अगर हम कुछ मतलब कुछ दे भी देते भी ऐसा गिफ्ट, तो उस क्या प्राइस है वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसे लगता है कि भाई कंपनी ने मुझे दिया है ये मुझे। बस ये प्राइस बहुत मैटर नहीं करता, 100 का हो, 500 का हो, 50 का हो, मैटर करता है कि अरे हमें तो कंपनी ने गिफ्ट दिया है। कंपनी ने गिफ्ट किया है। बस ये चीज़ है, इसलिए वो उनका मोटिवेशन लेवल अप हो जाएगा उससे ना, कि कंपनी हमारे लिए सोच रही है, हम भी कंपनी के लिए कुछ अच्छा करें। एकदम, एकदम। तो चलिए, काफ़ी कुछ जानने को मिला आउटसोर्सिंग बिज़नेस के बारे में, आउटसोर्सिंग क्या है, कैसे ये होते हैं। तो आपके लिए तो थैंक यू गाइस। अगर हम इनके नाम और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। थैंक यू वसंत चौधरी, आपने जो आए और इतने कुछ अपने बताया आउटसोर्सिंग बिजनेस के बारे में। हम एक नेक्स्ट एपिसोड और करेंगे, और जिसमें जानेंगे आपके और बिजनेस के मतलब बारे में कि क्या है, कैसे डिटेल्स में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच।